हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर डिस्कस किए थे और हमने उसके बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में और सिंपली कैपेसिटेंस के बारे में। सो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की एबिलिटी को बताता है कि वो चार्ज को स्टोर करे या एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करे। सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी of a conductor to store electric charge or electrical energy in the form of electrostatic field. अब हम जैसे कैपेसिटेंस वर्ड जब पढ़ते हैं तो कैपेसिटेंस वर्ड का रिलेशन है चार्ज से, और आपने पढ़ा था कि हम अगर किसी बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल है वो रेज हो जाता है। और पोटेंशियल और चार्ज के बीच में रिलेशनशिप आपने स्टडी की थी। जैसे आपने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला था तो वो आया था P = KQ/R। मींस अगर इससे हम कंक्लूजन ड्रा करना चाहें जिसका मतलब V अगर ये K और R हटा दें तो V प्रोपोर्शनल टू Q होता है। मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ग्रेटर इज द चार्ज, मोर विल बी द पोटेंशियल, स्मॉलर इज द चार्ज, लेस विल बी द पोटेंशियल, अगर ये दोनों टर्म सेम रहे तो। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं और Q प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि सपोज हम इसको चार्ज 0 कर दें, कोई चार्ज ना दे, अनचार्ज है बॉडी, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? 0। थोड़ा सा चार्ज दिया, थोड़ा सा पोटेंशियल इसका रेज हो जाएगा। और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो किसके कारण से आ रहा है? इस चार्ज के कारण से आ रहा है। तो चार्ज तो इसका क्या हुआ? काज, और पोटेंशियल उसका क्या है? इफेक्ट। और हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, तब भी हमने कहा था कि हम यूज करते थे वर्ड काज इफेक्ट एनालॉजी। काज इफेक्ट एनालॉजी के अकॉर्डिंग पहले हम काज को लिखेंगे, देन इट्स इफेक्ट। तो काज तो क्या है? चार्ज का, और पोटेंशियल क्या है? उसका इफेक्ट। हमने Q पहले लिखा और B बाद में लिखा। दिस इज एज पर काज इफेक्ट एनालॉजी। काज इफेक्ट एनालॉजी के हिसाब से हमने लिख दिया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम इक्वालिटी में बदलें तो हमें कोई कांस्टेंट डाल देते हैं। से मैंने वो C बोल दिया, ठीक है। तो Q = आपके पास क्या हो गया? CV, वेयर सपोज ये फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड, इसको बोल देते हैं थर्ड, ठीक है। वेयर C is a constant of proportionality. C is a constant of proportionality। और इसको क्या नाम देते हैं? called capacitance of the conductor। कंडक्टर की इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, थर्ड पे आ गए थे, Q = C भी था, तो यहाँ से C लिखना चाहे तो क्या आएगा? वो C = Q/V। ये फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से, Q = CV इक्वेशन से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी टर्म है कैपेसिटेंस, वो किसका रेशियो हुआ? रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल रेज, जिसका पोटेंशियल रेज हुआ। बट ये बात ध्यान रखना, ये कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, बट उनके रेशियो पे डिपेंड करती है। लार्जर इज द रेशियो ऑफ Q and P, more will be the capacitance. Smaller is the ratio of Q and P, lesser will be the capacitance. तो ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटेंस है that neither depends on Q or nor depends on V, but depends on किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? रेशियो ऑफ Q/V, Q/V के रेशियो पे डिपेंड करती है। सेकंड, हम बाद में पढ़ेंगे कि
पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटेंस लिखेंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D, एरिया ऑफ द प्लेट्स, और डिस्टेंस और उनके बीच में जो मटेरियल्स की जो परमिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज और यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास उसका एरिया आ गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एटसेट्रा, इन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर ये तो एप्सिलॉन नॉट और मीडियम है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हमने। तो मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। मींस नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स। बट Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ये बात श्योर हो। ठीक, अब अगर यहां से हम बात करें कि कैपेसिटेंस की यूनिट की, जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है वैसे ही कैपेसिटेंस भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो मटेरियल शो करते हैं उनको रेजिस्टर्स कहते थे, ऐसे कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी शो करेंगे उनको क्या कहेंगे? हम कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C आपके पास आया था Q बाई V, तो मैं पहले यूनिट की बात कर रहा हूँ। मैंने ये चीज तो क्लियर कर दिया कि ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा। तो अगर इस इक्वेशन को मैं ये देखूं, ये रिलेशन लिखा मैंने C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट। तो अगर मैं चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन बन गया इसी इक्वेशन से, जो आपके पास Q इज इक्वल टू C लिखा एज V इज इक्वल टू Q बाय C लिख दूं भाई, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दूं V इज इक्वल टू 1 ओवर C और Q। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ y एक्सिस के लोम, इसको लिख देता हूँ x एक्सिस के लोम, और ये हो जाएगा आपका 1 ओवर C स्लोप हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx। तो इसका मतलब कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन किसके बीच में? V और Q के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y एक्सिस पे तो मैं लिखूं v और x एक्सिस पे लिखूं मैं q, तो q और v का जो ग्राफ है कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। और उस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप को आपको पता है थीटा से लिखते थे, वो किसको बताएगी? रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस। या कैपेसिटेंस निकालना हो तो वो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ v बाय q का। ठीक है, यहां से ये देख सकते हो कि स्लोप ऑफ vq कर्व वो किसके बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो अगर मान लो VQ ग्राफ ड्रा किया तो उसकी जो स्लोप है वो किसको बता रही है? रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालना तो दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। ठीक है, तो और C निकालना तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप n ऑफ VQ कर्व। कहने का मतलब ये हो गया, अगर दो ग्राफ आपके पास एक ग्राफ ये है तो जिस ग्राफ की स्लोप कम होगी उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर बजाय ग्राफ ड्रा किया जाए किसके बीच में, उल्टा कर देंगे Q और V के बीच में। ठीक है, तो यहाँ इस ग्राफ से आप देखिए कि अगर पहले सपोज चार्ज ये था और चार्ज के अमाउंट को हमने चेंज कर दिया, तो जैसे इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल वैल्यू ये थी, तो थोड़ा सा चार्ज का अमाउंट चेंज करेंगे तो उसी प्रोपोर्शनल अमाउंट में उसी फैक्टर से 1 ओवर C फैक्टर से आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होता है? इंक्रीज। यही बता रहे थे हम कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे देन इट विल बी आल्सो स्ट्रेट लाइन। Q और V के बीच में देखें तो Q इज इक्वल टू आपके पास था CV। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या था? CV इक्वेशन था। तो Q को तो ले y एक्सिस के लोम और ये ले लिया x एक्सिस के लोम। तो ये आपके पास स्लोप डायरेक्टली किसको बताएगी? कैपेसिटेंस को बताएगी। तो QV कर्व की जो स्लोप है डायरेक्ट किसको बताएगी? कैपेसिटेंस को। तो VQ कर्व लें तो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस को बताएगी, और QV कर्व लें तो डायरेक्टली किसको बताएगी? कैपेसिटेंस को बताएगी। ठीक है, तो ये बात। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि C टर्म जो हमने लिखी यहाँ पे वो कैपेसिटेंस को बता रही है। C जो लिखा Q इज इक्वल टू C में, तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन आ गया था Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू
Q by V रिलेशन यहाँ पे आप कर चुके हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 से C is equal to Q by V। तो अगर इसकी यूनिट भी निकालनी है तो इसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली किसी टर्म को इंडिकेट करती है क्या, वो देखते हैं। तो फर्स्ट आपने ये कहा as C is equal to Q by V है, सो V is equal to क्या बन गया आपका, यहां से मैं सो as C is equal to आपके पास है Q by V। सो अगर हम पोटेंशियल किसी कंडक्टर का 1 वोल्ट से रेज कर दें, अगर ये 1 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ when C is equal to Q means capacitance of the conductor is numerically equal to the charge required to raise the potential of conductor by 1 volt, potential by 1 volt, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली उस अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है जो चाहिए हमें, किस लिए, कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट रेज करने के लिए, ठीक है। तो अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपने लिखा है C is equal to आपके पास Q by V, और कैपेसिटेंस की याद रखना जो SI यूनिट है वो फेराड साइंटिस्ट जो फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे 4th यूनिट के अंदर EMI, तो उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाला साइंटिस्ट है फेराड। तो फेराडे के नाम पे फेराड यूनिट बना दी, और SI यूनिट है इसलिए अगर सिंपल एक अल्फाबेट से लिखेंगे तो कैपिटल लिखा जाएगा, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल से लिखा जाएगा, फेराड पूरा पहला अक्षर छोटा लिखा जाएगा SI कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। हम ये कहते हैं कि कैपेसिटेंस 1 फेराड होगी, ये कब होगी, जब आपके पास चार्ज कितना हो 1 कूलम और पोटेंशियल कितना रेज हो जाए 1 वोल्ट, ठीक है। तो आप ये कहेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेराड, इज सेड टू बी 1 फेराड। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड कहेंगे इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू इट, जिसको 1 कूलम चार्ज दें उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज हो जाए। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू इट raises its potential by 1 वोल्ट। में 1 वोल्ट पोटेंशियल देने से आपका सॉरी 1 कूलम चार्ज देने से पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज हो जाए, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस कितनी है 1 फेराड। तो कूलम पर वोल्ट जो ड्रम है वो किसको बता दिए, फेराड को बता दिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो छोटी यूनिटें होंगी कैपेसिटेंस की वो क्या क्या है। दे आर मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड एटसेट्रा। और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस की जो डायमेंशंस है वो क्या होगा। जो यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस वो आपके पास है, ऐसे कहते हैं म्यू एफ, दैट स्टैंड्स फॉर माइक्रो फेराड, और माइक्रो फेराड स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -6 फेराड। ठीक है, कहा आपको नैनो फेराड, तो दैट विल बी ऑफ 10 टू द पावर -9 फेराड। ठीक है, और भी डबल माइक्रो म्यू इनटू म्यू एफ, so that will be 10 raised to power -6 and 10 raised to power -6, that stands for 10 raised to power -12। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं पिको फेराड। ठीक है, पिको फेराड इसको कहते हैं। तो माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, इस तरह की यूनिट्स हम यूज कर देंगे। माइक्रो फेराड इस तरह से। ठीक है, तो माइक्रो फेराड की कैपेसिटेंस होगी नैनो फेराड की, क्योंकि जो 1 फेराड दैट इज बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। और मैं आपको एक
प्रैक्टिकल सेशन का वीडियो डालूंगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं पैसिव एक्टिव, उन सबको प्रैक्टिकली एनालाइज करके कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में डालूंगा। अब बात आती है कि भाई हमने कैपेसिटेंस लिखा तो इसकी अब डायमेंशंस क्या होंगे। तो आपने लिखा था एच सी होता है क्यू बाय वी। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, वर्क डन पर मिनट चार्ज, तो चार्ज पर करके ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू तो क्या होता था चार्ज, और चार्ज के डायमेंशंस कैसे निकालते थे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता था। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, कई बार यूज कर सकते हैं अपन। तो आई की स्टैंड्स फॉर एम्पीयर, टी फॉर टाइम, तो 80 होती है। तो क्यू की 80 है तो क्यू स्क्वायर की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ऐसे लिखते हैं 80 का स्क्वायर। ठीक, और वर्क क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो m1 l2 t - 2 वर्क और एनर्जी की आती थी आपके पास। तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो कैपेसिटेंस की जो डायमेंशंस बनेगी वो क्या बनेगी, m तो ऊपर है ही नहीं, तो m-1। ठीक है, l की बात करते हैं, l ऊपर नहीं है तो ये क्या होगा, l-2। ठीक है, और t है ऊपर 2 है और एक नीचे से 2 और जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाए, t4। ठीक है, और क्या हुआ, a2। m1 l2 t - 2, ये आपके पास वर्क का चार्ज पर चला गया, तो ये हो गया a स्क्वायर और t स्क्वायर। तो m-1 l-2 और t की पावर 2 ये, और 2 ऊपर जोड़ जाएंगे तो t की पावर 4 और a2। ये आपके पास क्या होगी, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के हमारे पास डायमेंशंस होगी। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं कि जो मटेरियल, जिस कंडक्टर की हम बात करें जो कैपेसिटेंस शो कर रहा है, उसको हम कैपेसिटर या कंडेंसर कहें। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, तो वो डिस्कस करते हैं इसके बाद। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वर्ड जब आपके सामने आया तो हम पहले कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। कैपेसिटेंस के बाद तो कैपेसिटर, या लोकली हम वर्ड यूज करते हैं कंडेंसर। ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which is used to store large amount of charges in a small region। छोटे से रीजन में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने का एक अरेंजमेंट है। एक्चुअली कैपेसिटर की हमें जरूरत कैसे पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास, जैसे सपोज फैन की बात करते हैं, आपने फैन देखी होगी, मोटर देखी होगी, तो फैन जब लगाते हैं तो उसके साथ में एक आपने डब्बी लगी देखी होगी, छोटी सी डब्बी, कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं उसको। ऐसे ही मोटर है, मोटर के साथ एक सेल के जैसा एक अरेंजमेंट लगा होता है सिलेंड्रिकल टाइप का, ऐसे इसके अंदर, तो उसे हम कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर या कैपेसिटर का काम क्या है कि ये जो मोटर या डिवाइसेस है, हैवी लोड डिवाइसेस है, तो इनके लिए जो करंट की रेंज है वो ज्यादा चाहिए। जो नॉर्मली आपके जो हाउस होल्ड डिवाइसेस है उनकी करंट की रेंज कम होती है, लेकिन इनके लिए करंट की रेंज ज्यादा होती है। तो इनको एक बार स्टार्ट करने के लिए, जस्ट एक बार स्टार्टअप देने के लिए, जिस इनिशियल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप कंडेंसर यूज करते हैं इन एडिशन टू द सप्लाई करंट। क्योंकि जैसे इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा तो वो कन्वे कर दिया जाएगा इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सेल की बात करते थे, सेल हमारे पास इस तरह से डिनोट की थी अपने, एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस तरह से। तो सेल तो आपके पास कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी होता था जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं होती थी। और जो कैपेसिटर को हम इस तरह से शो करेंगे, दो प्लेट्स पैरेलल लेंगे और सी सिंबल लिख देंगे यहाँ पे, या इसको, क्योंकि दोनों प्लेट्स इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि सेल है या कैपेसिटर है, तो हम एक प्लेट को इसको ऐसे मोड़ देते हैं जैसे कि कैपेसिटर का जो सिंबल है सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो सी शेप का इसको बना दिया। ठीक, कि कैपेसिटर की, और कैपेसिटर अगर वेरिएबल है
जैसे जिस तरह से रेजिस्टेंस होता था तो उसके ऊपर क्या साइन लगा देंगे हम, वेरिएबल का। तो ये आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर या कंडेंसर क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली जो चार्ज स्टोर कर रखा है उसको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो सप्लाई कर देता है, मींस एज ए लार्ज करंट। और वो जो आपकी डिवाइस है, जो पंखा है, मोटर है, वो इनिशियल जो उसको टॉर्क चाहिए वो मिल जाता है। उसको आप ये समझिए कि भाई पहले चाहिए था ज्यादा करंट और बाद में वो एक कम वैल्यू का करंट पे काम कर सकते थे। जैसे आप फ्रिक्शन पढ़ते थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती थी और जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो क्या होता था, कम होता था स्टैटिक फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इसी तरह से जो आपको इनिशियल जो चार्ज चाहिए या करंट की वैल्यू चाहिए वो ज्यादा चाहिए। एक बार उसका लोड उठ जाए, रोटेशन हो जाएगी, इनिशियल टॉर्क मिल जाएगा, तो उसके बाद वो डिवाइसेस रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे हम यूज करते हैं हम कैपेसिटर को। कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे भी आजकल जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जिसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। अब कैपेसिटर या कंडेंसर में क्या होता है कि आपके पास एक कंडक्टर होता है और वो कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने को स्टोर कर ले, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, तो उस प्रिंसिपल को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर आपके पास दो कंडक्टर होते हैं, सी कंडक्टर 1 कह दिया और इसके ऊपर कोई चार्ज Q1 है, और दूसरा कंडक्टर कह दिया इसके ऊपर चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 - V2। वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मेंटेन है और यहाँ इनके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम, वो एयर भी हो सकता है, वो रखा जाता है। और ये चार्जेस की वैल्यू जनरली Q1 = Q एंड Q2 = -Q, इस तरह से होते हैं। तो हम पहले इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? इसका प्रिंसिपल देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। कहता कि मान लीजिए आपने पहले पढ़ा हुआ था कि कोई कंडक्टर आपके पास, या इसमें इंसुलेटिंग स्टैंड करके कि अगर इसको कोई चार्ज तो लीक ना हो या आर्क में फ्लो ना करे, इंसुलेटिंग स्टैंड कर रखिए। इसको हमने थोड़ा सा चार्ज दिया भाई, आपने पढ़ा था थोड़ा सा चार्ज देंगे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ेगा इसका, और चार्ज दे दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चार्ज दे दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चार्ज दे दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, जितनी इसकी मैक्सिमम लेने की कैपेसिटी थी उतना इसको आपने दे दिया। इसके एक्स्ट्रा दोगे तो वो जो इसके सराउंडिंग में इंसुलेटिंग मीडियम है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो फील्ड जनरेट होगा, जो ये बियर अप कर सकता है सराउंडिंग का जो इंसुलेटिंग मीडियम, वो उसकी ब्रेकडाउन लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और आपके जो सराउंडिंग का एयर है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक करके और डायरेक्टली ब्रेकडाउन से इसका जो चार्ज है उसको लीक आउट करेगा, चार्ज लीक हो सकता है। तो इसलिए इससे और ज्यादा चार्ज इसको नहीं दिया जा सकता। तो हमने क्या किया कि इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा कंडक्टर रख दिया से B। अब आपको पता है कि इंडक्शन इफेक्ट के कारण से क्या होगा, इसके नियर बाई फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी का, और फारदेस्ट फेस पे कैसा आता है, सेम पोलैरिटी। हमने कहा था नियर बाई फेस अपोजिट पोलैरिटी और फारदेस्ट फेस अपोजिट पोलैरिटी, तो इसका अपोजिट पोलैरिटी यहां पे। अब जो ये इंडक्शन के कारण से इसके B के इस वाले फेस नियर बाई फेस पे जो चार्ज आया है, ये पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इस कंडक्टर A के पोटेंशियल को, मींस इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि आपके पास ये होता था C = Q/V। तो C अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब V क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई जब ये कंडक्टर रखा है इसके ना रोड में, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को ये करवाएगा डिक्रीज और ये क्या करवाएगा, इंक्रीज। इसका काम तो क्या है, पोटेंशियल पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलाकर के और बढ़ाने का, और इसका पॉजिटिव को नेगेटिव कम करने का। तो इसका काम है पोटेंशियल को क्या करने का, कम करने का। लेकिन ये वाला फेस तो इसका नजदीक लाई कर रहा है, तो इसका इफेक्ट डोमिनेंट होगा। मींस डिक्रीज करने वाला इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट, और इंक्रीज करने वाला क्या है, लेस डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। उतना ही पोटेंशियल को वापस लाने के लिए, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उस पोटेंशियल को वापस उतनी ही वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक लाने के लिए थोड़ा सा और चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, फिर जितना चार्ज आप दोगे उतनी इसकी क्या होगी, इंडक्शन इफेक्ट होगा, वो और पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो और ज्यादा चार्ज दे दो। ठीक है, और ज्यादा इंडक्शन इफेक्ट का होकर के और ज्यादा पोटेंशियल लोअर होगा। इसका मतलब इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज, मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन, इसको और ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है।
कैसे? आपने कहा कि यदि हम इसका जो इंक्रीज करने वाला इफेक्ट है ये वाला हटा दें, मींस हमने क्या किया, इस जो बी कंडक्टर था इसको क्या करते हैं, हम अर्थ कर रहे हैं। मींस पहली सिचुएशन को ये थी भाई, ये था ए और ये था बी, ठीक है, ये केस था। और हमने इसके जो फारदेस्ट फेस है इसके चार्जेस को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट करके, मींस अर्थिंग करके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड का पोटेंशियल आपको पता है 0 माना जाता है, तो इसको एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज दे तो कुछ ले लो, इसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चार्जेस थे, ये चार्जेस कैसे चार्जेस थे, फ्री चार्जेस, और ये वाले चार्जेस इससे क्या थे, बाउंड, जैसे थे बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस कहीं जाएंगे नहीं, तो फ्री चार्जेस कहां फ्लो कर जाएंगे, ग्राउंड में फ्लो कर जाएंगे। मींस एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे यहां से, दूसरा जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को, तीसरा जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज का, मतलब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो चले गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं डेल्टा भी लिखूं तो C इक्वल टू Q बाय डेल्टा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज, और कैपेसिटेंस इंक्रीज का मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर की अब क्या बढ़ गई है, चार्ज को कैपेसिटी, चार्ज को ग्रहण करने की क्या बढ़ गई है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है बाय लार्ज अमाउंट। सो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनदर, कैसा कंडक्टर लेते हैं इनिशियली अनचार्ज्ड, और फिर हमने इसको क्या कर दिया अर्थ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या बना, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी greatly increased, capacitance of a conductor can be greatly increased। कैसे कर सकते हैं भाई, by bringing another, ठीक है, ये इंसुलेटेड था क्योंकि इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे रख रखा था, another uncharged earthed conductor, another uncharged earthed conductor in its neighborhood, in its neighborhood, उसके neighborhood में एक अर्थ, क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया, या क्या कर दिया इसको, ग्राउंड कर दिया। तो कोई ग्राउंड या अर्थ कंडक्टर उसके नेबरहुड में रखेंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होकर के उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा नहीं कि हम भाई पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर देंगे और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जाएगा। ये भी एक सर्टेन लिमिट, जो पैरामीटर जो यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब, क्योंकि यहाँ पे V डिक्रीज होगा तो E होता है V/D, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, तो E की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो अगर जो मीडियम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर सकता है वो 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू होती है जो इंसुलेटिंग मीडियम अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक किए बिना क्या कर सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड को डिराइव कर सके। उससे आगे अगर फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे वो चार्जेस आयनाइज होकर के प्लेट इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करती जाएगी, तो ये चार्ज यहाँ से कम होता जाएगा, ये चार्ज यहाँ से हटता जाएगा, मतलब लीक होता जाएगा, कहने का मतलब तो लीकेज अगर करता तो विदाउट ब्रेकिंग डाउन द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कैसा होगा, विदाउट, या यूं कह सकते हैं विदिन द ब्रेक डाउन लिमिट, ब्रेक डाउन लिमिट का मतलब जो आपका मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस इंक्रीज की जा सकती है। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। वो कंडक्टर आपके पास होलो चाहे वो सॉलिड हो, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि सपोज हम किसी कंडक्टर को, उसमें स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया और इसकी रेडियस मान लेना r, और इसको कुछ चार्ज देते हो आप, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, तो चार्ज इक्विलिब्रियम जब रीच कर जाएगा तो
यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे स्प्रेड होगा और इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। कांस्टेंट थ्रू आउट का मतलब पोटेंशियल इनसाइड और सरफेस दोनों जगह कैसा रहता है, सेम रहता है। मींस यहाँ भी क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ जितना सरफेस पे वैल्यू है वही वैल्यू इसके इनसाइड होगी, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल अंदर भी क्या रहेगा भाई, कौन, तो ये समझ ले कि जो इसको चार्ज दिया है वो कहाँ रखा है, एज इफ इट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट लोकेशन। ये चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, और ये चार्ज क्यू इस r डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो कितना क्रिएट होगा, वही सेम v। तो इसका मतलब r डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है पॉइंट चार्ज का, वो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, दिस बिहेव्स एज इफ ए पॉइंट चार्ज, एज इफ का मानो कि एज इफ ए पॉइंट चार्ज। इस तरह से बिहेव करने लग गया। जो सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, जो आपके पास एक कंडक्टर है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा। मींस पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का कितना होता है, v इक्वल टू k q बाय r। k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय r, ये भी होता है। आपने कहा कि इस कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय r, ठीक है। ये किसका केस हुआ, पॉइंट चार्ज के जैसा केस हुआ, जिसे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। सही क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। बट आपकी जो कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, चार्ज टू द पोटेंशियल। ये आपके पास डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में v की वैल्यू यूज कर दीजिए, यहाँ आपने निकाली है। सो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू लिखेंगे q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। ये q से q कटेगा और ये टर्म ऊपर जाएगी, ये जो ट्रांसफर होकर के यहाँ से लिखी कैंसिल होगी, तो c आपके पास आया कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ठीक है। जहां हमने लिखा था कैपेसिटेंस डिस्कस किया था, तो वहां लिखा था कैपेसिटेंस ना तो चार्ज का है, इसमें कोई चार्ज गिर रहा है नहीं, ना इसमें कोई पोटेंशियल गिर रहा है। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं किया, बट किस पे डिपेंड किया, रेडियस, साइज ऑफ द कंडक्टर और नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, जो परमिटिविटी पे डिपेंड किया, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर की क्या आ गई, कैपेसिटेंस। यहां देखो फ्रेंड्स, c इज इक्वल टू कितने आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। तो अगर आपको रेडियस ऑफ द कंडक्टर पता हो तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस के लिए पता कर सकते हैं। तो क्लियरली आप यहाँ से ही कह सकते हो दैट इज कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, r की, ठीक है। और किस पे डिपेंड किया, सो दैट इज c डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर एंड द परमिटिविटी of the medium between the conductors, between two conductors। अब आप लोगे जो दूसरा कंडक्टर का है, तो हम ये मान लें कि हमारे पास सपोज एक कंडक्टर तो ये जिसका साइज आप कितना बता रहे हो, 8, ये तो पहला कंडक्टर हो गया, और दूसरा कंडक्टर इससे कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और इनफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है भाई, 0, तो b का पोटेंशियल हो गया 0, और a का पोटेंशियल कितना है, va इज इक्वल टू v। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, v, ठीक है। और कैपेसिटेंस कैसे निकाले, चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज टू से पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर की क्या आ गई, कैपेसिटेंस। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि जैसे r बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। हम साइज बढ़ाते जाएं तो कैपेसिटेंस इंडेफिनिटली थोड़ी बढ़ पाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ही तो कर पाएंगे हम, जो हमारे लैब्स कंडीशंस के अंदर हमारे टू बी यूज जो डेली प्रैक्टिस में हम यूज कर सकते हैं, जिन साइजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम जो स्फेरिकल कंडक्टर मैक्सिमम साइज का जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखते हैं वो क्या है, अर्थ है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा जो अपनी आप देखते हैं नियर बाय में। तो अर्थ की रेडियस अगर बात करें, फॉर अर्थ की रेडियस आपको पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो इसको किलो को 10⁻³ और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डेसिमल्स यहाँ से जाएंगे, 6.4 × 10⁻⁴ कितना होगा, 3 इसके और 3 वो 6, 10⁻⁶ मीटर। तो इस वैल्यू को अगर यूज करें तो c इज इक्वल टू देन c फॉर r निकालना चाह रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r,
अब आपको पता है कि हमने कांस्टेंट यूज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 तो इसकी वैल्यू बताई 9 × 10⁹ तो अगर 4/9 की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी होगी, इधर क्रॉस कर दें तो 1/9 × 10⁹ ये वैल्यू यहाँ लिख दी 1/9 × 10⁹ रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6.4 × 10⁶ ठीक। इसको भाई आप सोल्व करें तो सोल्व करके आपको ये डेसिमल काटोगे 3 पावर बचेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये आया भाई 0.711 और इंटू 10⁻⁴ ये आपके पास हो गया 3, ठीक है। और ये आया फेराड, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया भाई, ऐसे लिख देते हैं इसको 711 रादर कैसे आएगी, माइनस क्या आएंगी ना 10⁻⁻3 तो मैं 10⁻⁻6 बनाना चाहता हूँ माइक्रो के लिए, ठीक है। तो माइक्रो के लिए मैंने इसको क्या किया 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको और 10⁻6 से डिवाइड, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻3 और ये हो गया फेराड, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 की ताकत 6 में 10 की ताकत 3 जाएंगे तो 10 की ताकत 3 बची है 0.71 होनी था, ठीक। तो ये हो गया 3 डेसिमल इसके कट जाएंगे 0.711 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁶ नीचे की ऊपर हो जाएगी तो इंटू 10⁻⁻6 फेराड। तो इसको अगर डेसिमल हटा दें तो ये हो गया 711 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है। और ये आ गया भाई कैपेसिटेंस आपकी अर्थ की, इसको माइक्रो बोल दें तो 711 माइक्रोफैराड या 712 माइक्रोफैराड ऐसी कैपेसिटेंस आती है अर्थ की। मींस इवन दैट इज नॉट 1 फैराड भी नहीं, 1 फैराड भी नहीं, ठीक है। बट इज मच स्मॉलर देन 1 फैराड। मींस कैपेसिटेंस अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर हमने ले लिया जिसके ऊपर हम सारे रह रहे हैं, ये जीवन है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी 1 फैराड नहीं बन पाए। सो 1 फैराड इज टू बिग यूनिट ऑफ चार्ज, सो 1 फैराड इज टू बिग यूनिट ऑफ चार्ज। इसीलिए हम जो यूनिट यूज करेंगे चार्ज की वो क्या यूज करेंगे, नैनो फैराड यूज करेंगे, माइक्रो फैराड यूज करेंगे, मिली फैराड इस तरह से यूज करेंगे। तो आपको नैनो फैराड कैपेसिटेंस के माइक्रो फैराड के कैपेसिटेंस की आपको मैं दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होंगे। सपोज आपने एक कंडक्टर मान लिया ए और दूसरा कंडक्टर मान लिया बी। आपने कहा था कैपेसिटर कैसे बनाते थे हम, बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। तो डायरेक्ट हम ड्रा कर लो सीधा, अगर इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हमने प्लेट्स का जो एरिया, ये प्लेट 1 कह दी सपोज और ये प्लेट कह दी 2, इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अगर ए, ये प्लेट अगर ऐसे है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वायर, अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर। तो ए आपके पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स कह देता है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मैं बोल देता हूँ डी। डी इज द distance of separation, distance of separation, ठीक है। अब इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो तो सिग्मा प्लस की है, ठीक है, प्लस सिग्मा कह दिया इसकी चार्ज डेंसिटी, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है माइनस सिग्मा। और हमने जब गॉस थ्योरम डिस्कस की थी तो उस टाइम पैरेलल प्लेट थिन प्लेट्स की कैपेसिटेंस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और हमने थिक शीट के भी केस किए थे। और फिर 2 प्लेट्स के बीच में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर इधर और इधर फील्ड निकाले थे। फिर उनमें एक स्पेशल केस डाला था कि प्लस वो सिग्मा 1 प्लस और सिग्मा 2 माइनस। तो हमने फिर यहाँ देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना था, इस रीजन में भी 0 और इस रीजन में 0। ई फर्स्ट और थर्ड आपके पास 0 आए थे, लेकिन जो सेकंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। कितनी वैल्यू का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन,
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है अक्रॉस ए डिस्टेंस d। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होगा वो E इज इक्वल टू होता है v बाय d। ये फर्स्ट, तो यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो कितना आएगा E इनटू d। ठीक है, बट आपने ये कहा कि जी मेरे पास E तो है कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल टू E की वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू d। जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन Q आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सिग्मा, सिग्मा क्या है आपके पास, चार्ज यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो हमने क्या बता रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की प्लस सिग्मा और नेगेटिव प्लेट की माइनस सिग्मा। तो V आपके पास आ गया कितना, सिग्मा की जगह हम क्या लिख दें, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और D, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, सिंस सिग्मा होता है Q डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है बताइए भाई, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो Q और B की वैल्यू बोली क्या निकाली आपने, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और D। ठीक है, Q से Q कैंसिल होगा, ये डिवीजन में और ये डिवीजन के डिवीजन में पलट करके ऊपर, तो इसका मतलब C आपके पास आया एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाय D। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी आपके पास इक्वेशन नंबर 4 से आ गई। किस किस चीज पे डिपेंड करी, Q और V पे, क्या C इक्वल टू Q बाय V, नहीं ना तो Q पे डिपेंड कर रही ना किस पे डिपेंड कर रही, V पे डिपेंड कर रही, बट रेशियो ऑफ Q एंड V पे डिपेंड करती है। और एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मींस किस पे डिपेंड किया, कॉन्फ़िगरेशन पे, से साइज और कॉन्फ़िगरेशन, मींस A और B पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मींस यहाँ पे एयर है तो एप्सिलॉन और मीडियम है तो एप्सिलॉन लिखा जाएगा। तो अगर आप ये पैरेलल प्लेट्स आप एक सिलेंडर की फॉर्म में लेते हैं, कोएक्सियल सिलेंडर, तो आपके पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा, स्फीयर के रूप में लेते हो तो स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाएगा। तो वो हम इसके बाद टाइप्स देखते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं। सिरेमिक्स के बने तो सिरेमिक कैपेसिटर, अगर पेपर को फोल्ड कर दिया, जैसे कि कोई कागज हम ले लिया, उस कागज को ऐसे फोल्ड करके और फिर उसके अंदर डाल दे तो वो पेपर कैपेसिटर बन जाता है। ठीक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो अगर यहाँ हम जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच में मैंने मीडियम जो है इंटरलाइनिंग, यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक डाला और उस डायलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी वो एप्सिलॉन है। ठीक, और आपको ये पता है एज फॉर मीडियम, मीडियम की बात करें तो C इज इक्वल टू मीडियम में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा एप्सिलॉन और A बाय D। लेकिन एप्सिलॉन कितना होता है बताइए, K इनटू एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली कांस्टेंट बोलते थे, या ऐसे एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, C इज इक्वल टू, C किसमें मीडियम में तो CM डाल दिया, और क्या लिख दिया इसको, K इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी जगह लिख दिया, एप्सिलॉन की जगह लिख दिया, और एरिया और डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये आपके पास आ गया CM इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और एप्सिलॉन नॉट A बाय D इक्वेशन नंबर 4 देखिए क्या टर्म है, दिस इज C नॉट। तो कैपेसिटेंस मीडियम में आपने डाला तो K मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम मीडियम अपने इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एयर की बजाय रिप्लेस कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि K की वैल्यू कितनी होती है, 1 से ज्यादा। सो कैपेसिटेंस क्या होगा, एयर कैपेसिटर की कंपैरेटिव में जो मीडियम डालने से, डायरेक्टिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज, दैट इज CM ग्रेटर देन C नॉट। ठीक है, और कितना फैक्टर है वो ये आपने याद रखिए, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, CM is equal to K times epsilon naught A by D, that is capacitance increases, capacitance increases on account of introduction of dielectric medium, introduction of dielectric medium। बाद में इसमें क्या क्या किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं उन प्रॉब्लम्स में, कंसेप्ट्स में डिस्कस करेंगे। अभी जनरल थ्योरी डिस्कस करें सिंपल सी।
अब क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर आपके पास ये आया Cm as Cm is equal to K times C naught, तो यहाँ से डायरेक्टली कांस्टेंट अगर डिफाइन करना चाहो तो कितना आएगा Cm by C naught कैपेसिटेंस इन द मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन एयर। तो ये तरीका हो गया, मैंने आपको उस टाइम से डायरेक्टली कांस्टेंट डिफाइन करना कहा था। 4-5 तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे? अगर आपने फोर्स की टर्म में डिफाइन किया था तो पहला तरीका F0 by Fm is equal to K, ठीक है। दूसरा आपने डिफाइन किया था वहीं पे ही एप्सिलॉन by एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K, ठीक है। तीसरा आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चैप्टर नेक्स्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे E नोट बाय E इक्वल टू K, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लक्स, तो फ्लक्स में लिख सकते हैं फाई नोट फ्लक्स इन एयर टू द फ्लक्स इन मीडियम इक्वल टू K, और यहाँ पे कैपेसिटेंस में क्या आया Cm बाय C नोट इक्वल टू K। तो ये सभी तरीके किसको डायरेक्टली कांस्टेंट को डिफाइन करने के डिफरेंट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल प्लेट का बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद।